एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 7 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइंस की बुक लेसन नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, रोज की जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे आसपास बदलती हैं। कई बार दो चीजें आपस में मिलके एक नई चीज बनाती है और हमें अलग चीज मिलती भी है। तो देखिए, एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर हम आइस की बात करें तो उसमें क्या होता है, जब आइस पिघल जाती है उसकी जो स्टेट है, उसकी जो फॉर्म है वो बदल जाती है। आइस आप कह सकते हैं सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो पिघल जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। वैसे ही अगर आपको कोई बोले कि चलो नमक पानी में घोल दो या फिर पानी के अंदर चीनी घोल दो नींबू पानी बनाने के लिए, तो ये भी एक चेंज है। दही बनाया जाता है दूध से, ये भी एक चेंज है क्योंकि एक नई चीज बन रही है। कई बार मिल्क, दूध जो है वो खट्टा हो जाता है, फट जाता है, तो ये एक केमिकल चेंज है। क्यों केमिकल चेंज है? क्योंकि जो दूध था वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल गुण, ओरिजिनल प्रॉपर्टीज छोड़ के किसी और फॉर्म में बदल रहा है। वैसे ही एक रबर बैंड पकड़ के अगर आप खींचते हैं तो ये चेंज तो हो रहा है, उसकी लेंथ में चेंज हो रहा है, फॉर्म तो चेंज हो रही है ना। आप कह सकते हैं आप स्कूल जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। रोज जो आसमान का कलर है वो चेंज हो रहा है, कभी गूढ़ा हो रहा है रात में और दिन में ब्लू कलर का होता है। अगर एक स्पॉन्ज को हम लेते हैं, उसको दबा देते हैं, उसकी जो शेप है वो भी बदल जाती है। कई बार आप रबड़ को भी दबा देते हैं, उसकी शेप बदल जाती है। तो हम ये देखते हैं कि जो स्टेट है चीजों की, जो पोजीशन है चीजों की, हम ये कह सकते हैं जो फॉर्म है चीजों की, वो कई बार फिजिकल स्टेट में बदलते हैं। कहने का मतलब उनकी लंबाई बढ़ जाती है, उनकी जगह चेंज हो जाती है, रंग चेंज हो जाता है, शेप आकार चेंज हो जाता है। और कई बार चीजें जो है वो केमिकल फॉर्म में चेंज होती हैं। इसका मतलब ये है कि आपको एक नई किस्म की चीज मिल जाती है जिसके जो गुण है, प्रॉपर्टीज हैं, वो पहली चीज के जैसे नहीं होते। जैसे दही जो दूध का बनता है लेकिन वो खट्टा होके बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज और गुण अलग होते हैं। जब आप बटर बनाते हैं तो वो अलग चीज का बनता है, एक केमिकल चेंज हो रही है। पेपर को जब आप जला रहे हैं, हालांकि पेपर से वो ऐश में तब्दील हो रहा है, लेकिन वो एक केमिकल चेंज होता है। तो इस तरीके के बदलाव से हम ये सीखते हैं कि जो बदलाव आ रहे हैं चीजों में, वो दो कैटेगरीज के हो सकते हैं, एक फिजिकल और दूसरा होगा केमिकल चेंज। तो इस चैप्टर में हम इसे डिटेल से समझेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंज होती क्या है। सबसे पहले शुरू करते हैं फिजिकल चेंज से। मैं एक रबर बैंड पकड़ के अगर खींच देती हूं तो रबर बैंड रहेगा ना, सिर्फ और सिर्फ आकार में चेंज हो रहा है, लेंथ में चेंज हो रहा है, शेप में चेंज हो रहा है, चीज तो वही है, इलास्टिक ही है। तो इसीलिए ऐसी चीजें जिनके गुण नहीं बदलते पर उनकी शेप, आप कह सकते हैं साइज, पोजीशन, लेंथ या कलर, रंग बदल जाता है, उसे हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। इसमें कोई नया पदार्थ या प्रोडक्ट नहीं बन के आता। काफी सारी फिजिकल चेंजेस जो होती हैं, अगर रबर बैंड खींचा जाए तो वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है। पर काफी ऐसे फिजिकल चेंजेस हैं जिसमें आप ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं पा सकते। अगर कुछ टूट गया तो टूट ही गया। ज्यादातर चीजें अगर लंबी की जाए वापस छोटी हो जाएंगी, पोजीशन चेंज हो तो वापस वो चीज पोजीशन पे आ जाएगी, आकार में चेंज हो तो वापस वो अपना आकार ले लेता है। लेकिन काफी केसेस में फिजिकल चेंज जो है वो इरिवर्सिबल होती है, वापस नहीं जाती उसी स्टेट में। जैसे आपको एक शीट दी जाए, A4 शीट दी जाए और उसको बोला जाए कि इसको 4 छोटे छोटे स्क्वायर्स में काटो। अब 4 छोटे छोटे स्क्वायर्स में जब आप काट रहे हो, शीट तो शीट ही रहेगी ना, पेपर तो पेपर ही रहेगा, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया ना, उसने अपने ओरिजिनल गुण छोड़े, प्रॉपर्टीज छोड़ी। पर होगा क्या कि ये जो फिजिकल चेंज है, जब आप काट के वो 4 हिस्से जमीन पे रख रहे हैं तो वापस से उससे वो बड़ा वाला पेपर तो नहीं ना बनाया जा सकता। इस्तेमाल आप कर सकते हैं टेप का, गोंद का, लेकिन वापस वो चीज नहीं बनाई जा सकती। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हालांकि सिर्फ आकार बदला था पेपर का, लेकिन जो फिजिकल चेंज हुई उसमें आप वापस वो प्रोडक्ट नहीं पा सकते। तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। एक और एग्जाम्पल देती हूं फिजिकल चेंज का जो कि रिवर्सिबल है। क्लासरूम में जो चौक इस्तेमाल किए जाते हैं
उस चौक को चूरा करके जब आप पानी में घोल देते हैं और पानी को थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देते हैं, फिर उसको रोल करते हैं, तो वापस से आपको चौक मिल जाता है। कहने का मतलब वापस वही चीज मिल जाती है जिसको दबाकर आपने घोला था पानी के अंदर। ओरिजिनल चीज मिल गई, ओरिजिनल सब्सटेंस मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं जो क्रश किया था चौक, उसका फिजिकल चेंज हुआ आकार में, शेप में, पर फिर भी आपने उसको ओरिजिनल फॉर्म में बदल दिया पानी में घोल के। एक और एग्जांपल लेते हैं, पानी का फिजिकल चेंज। पानी अलग अलग फॉर्म्स में होता है। अब मान लीजिए आपने सिंपल पानी लिया एक कंटेनर के अंदर, ग्लास के अंदर। अब उसका तापमान बढ़ता है तो पानी का कुछ और बन जाता है, तापमान कम होता है तो पानी का कुछ और बन जाता है। जैसे ही तापमान बढ़ता है तो जो आइस है, मान लीजिए आपने आइस ली, जो सॉलिड स्टेट के अंदर था वो लिक्विड में बन जाएगा, रहा तो पानी ना। लेकिन अगर आपने पानी का जो टेम्परेचर है वो कम कर दिया तो वापस से वो सॉलिड में चला जाएगा, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड। तो इससे ये साबित होता है कि टेम्परेचर जो है अगर आप बढ़ा देते हैं तो आइस मेल्ट होके पानी में बदल जाएगी, टेम्परेचर कम कर देते हैं तो पानी फ्रीज हो जाएगा। तो पानी का सिर्फ फिजिकल स्टेट जो है, आकार में बदलाव आता है टेम्परेचर बदलने से। केमिकल चेंज तो हो नहीं रहा है, तो वो पानी ही, और कोई बदलाव तो आता नहीं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इवेपोरेशन के बारे में आपने सुना होगा। पानी ले लीजिए आप एक कंटेनर के अंदर और उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दीजिए, नीचे से हीट दीजिए। आपको दिखाई देगा कि पानी जो है वो उबलना शुरू हो गया। जो पानी उबल रहा है, स्टीम बाहर निकल रही है, उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। जो ओशंस हैं, लेक्स हैं, उनमें भी इवेपोरेशन होती है जब सूरज की किरणें पड़ती है। अब मान लीजिए ये जो बीकर है, इससे इवेपोरेशन हो रही है और इसके ऊपर आपने एक कढ़ाई या कह सकते हैं डोंगा उल्टा करके रख दिया, तो यहाँ पे आके पानी जो है वो चिपकने लग जाएगा, छोटी छोटी बूंदें दिखने लग जाएंगी। जैसे जब सब्जी बनाई जाती है तो ऊपर लिड के ऊपर आपको पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। वो जो छोटे छोटे वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो वाटर वेपर से चेंज होके पानी की ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। सिंपल समझाती हूँ। इवेपोरेशन में पानी इवेपोरेट कर रहा है, वाटर वेपर बन रहे हैं, फिर वो पैन के ऊपर जाकर अटक रहा है, तो वाटर वेपर तब्दील हो रहे हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर। कहने का मतलब ये, पानी का तापमान जब बढ़ाया तो वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में बदल गया इवेपोरेशन होते होते, और फिर जब उसके ऊपर कुछ पैन रख दिया तो वो गैसियस स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में आ गया, वाटर ड्रॉपलेट्स में आ गया। तो ये जो है पानी का स्टेट चेंज हुआ है, लेकिन फिजिकल चेंज है, क्योंकि कोई प्रॉपर्टीज नहीं चेंज हुई थी उसकी, पानी ही था इवेपोरेशन की फॉर्म में। या जब वेपर्स जो है वो कंडेंस कर गए, ड्रॉपलेट्स बन गए, तो फॉर्म चेंज हुआ है लेकिन गुण नहीं चेंज हुए। आपने कलर बदलते हुए भी देखा होगा। मान लीजिए आप एक ब्लेड ले लेते हैं जो तीखे वाला, जिससे लक्कड़ या आप कह सकते हैं आयरन काटी जाती है, और एक सिजर्स के साथ आप उसको ऐसे करके पकड़ लेते हैं। मान लीजिए ये आपने ब्लेड लिया और इसको ऐसे करके पकड़ लिया, नीचे से आप लैंप से हीट प्रोवाइड कीजिए और उसको लटकने दीजिए, दूर रखना हाथ जल ना जाए। उसका जो रंग है वो बदल जाता है, खासतौर पे वो वाली साइड पे जो आग के ऊपर थी, उसका जो रंग है वो बदल जाता है ऑरेंज या रेड कलर में, क्योंकि वो गर्म हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसको साइड पे रखते हैं, फ्लेम से हटाते हैं, तो वापस से वो ठंडा होके अपने ओरिजिनल कलर में चला जाता है। होता है कि नहीं? तो हुआ क्या? फिजिकल चेंज ही हुआ। सामान तो वैसे का वैसा रहा ना, सिर्फ रंग बदला था थोड़ी देर के लिए और वापस से उसने अपना रंग पकड़ लिया। और भी काफी एग्जाम्पल्स हैं फिजिकल चेंज के, जैसे कैंडल्स जब आप जलाते हैं तो वैक्स जो है वो मेल्ट हो रही है, फिर वैक्स को इकट्ठा करके धागा डाल के आप कैंडल बना सकते हैं। वैसे ही जब आप मेटल की वायर्स बनाते हैं, एक शीट है मेटल की, उसको तोड़ के उसकी वायर्स, शीट्स या पतला पेपर फॉइल बनाते हैं,
उस सबको इकट्ठा करके वापस आप शीट बना सकते हैं मेटल की, हीट करके। या आप कह सकते हैं मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर अगर आप मैग्नेट जोड़ देते हैं तो उसके बाद जब मैग्नेट को हटाते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज तो नहीं ना छोड़ता, आयरन तो आयरन ही रहता है। या फिर एक पेपर को जब आप गीला करते हैं उसके बाद सुखा देते हैं, पेपर तो पेपर ही रहता है ना। तो ये सब थे एग्जाम्पल्स फिजिकल चेंज के, जिसमें जो गुण है सिर्फ वो नहीं चेंज होते, लेकिन आप कह सकते हैं स्टेट चेंज होती है। सॉलिड आइस से लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर से वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट्स। लेंथ चेंज होती है, लंबाई। पोजीशन चेंज होती है, जिसमें आप कह सकते हैं आप घर से स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से घर आ रहे हैं। रंग में चेंज होता है, आकार में चेंज होता है, इसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। कई बार आप वापस वो प्रोडक्ट पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं जिसको चेंज किया था, कई बार ऐसा नहीं होता। तो रिवर्सिबल भी है, इरिवर्सिबल भी है। तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? 3 है। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं फिजिकल चेंज में। दूसरा, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, कोई नई चीज नहीं बनती इस चेंज में। और तीसरा, ज्यादातर फिजिकल चेंजेस जो है वो रिवर्सिबल होती हैं। कहने का मतलब वापस आप ओरिजिनल प्रोडक्ट पा सकते हैं काफी हद तक, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज का मतलब ये कि जो पदार्थ है वो अपने गुण भी बदल देता है और कोई नई चीज, नया सब्सटेंस बनता है। तो जब कोई नई चीज बन गई, आप ये सोचिए आप केक बना रहे हैं, बैटर इकट्ठा किया, बेकिंग सोडा, मैदा, ये सब, ऑयल, अंडे, जो दही फेंट के डाला, उसका केक बन गया। अब बदलाव हुआ है, अब उससे आप वापस तो नहीं चेंज करके बैटर सूखा अलग कर सकते हो, मैदा, आटा, दही, तेल, नहीं हो सकता ना। एक नया प्रोडक्ट बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी केमिकल चेंजेस जो है वो इरिवर्सिबल होती हैं, वापस आप ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं पा सकते। फिजिकल के केस में अलग था, ज्यादातर फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होती हैं, आप वापस वो चीज हासिल कर सकते हो। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, पेपर अगर बर्न हो रहा है या लकड़ बर्न हो रही है, जल रही है, या आप फ्यूल, कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ को जला रहे हो तो उसके एशेस बन जाएंगे। या कर्ड, दही बन रहा है, दूध से दही बन रहा है, वापस उससे दूध तो बनाना मुश्किल है। या आयरन को जंक लग जाता है तो बड़ा मुश्किल है वो अच्छी वाली आयरन वापस हासिल करना। तो चलिए इसको, केमिकल चेंज को हम अच्छे से समझते हैं एक बार। आप क्या कीजिए, सिंपल केस, एक एग्जाम्पल दिए, मैग्नीशियम का एक रिबन ले लो, पतला सा एक स्ट्रिप ले लो मैग्नीशियम की, एक पकड़ने वाला उसको थोंग ले लो, चिमटा टाइप, और नीचे से लैंप जला दो ऐसे करके, और एक ले लो ब्लू और रेड लिटमस पेपर। अब वो मैग्नीशियम स्ट्रिप जो कम से कम 10 सेंटीमीटर की है, आप क्या करो, उस स्ट्रिप को जलाना शुरू करो, उसको पकड़ लो ऐसे करके, ठीक है, और उसको जलाना शुरू करो। तो आप ये देखोगे कि जैसे ही आप उसको जलाओगे, जैसे पटाखे चलाते हुए अलग किस्म की लाइट आती है, तो वैसे ही मैग्नीशियम का जो रिबन है, जब आप उसको जलाओगे तो उससे वाइट कलर का फ्लेम आता है और नीचे जल के चूरा आ जाता है, जिसे हम ऐश बोलते हैं। अब वो जो चूरा आ गया रिबन जल के, उसको आप अगर आप एक ग्लास के ऊपर, शीट के ऊपर इकट्ठा कर लोगे तो उससे वापस रिबन तो नहीं बनेगा। हुआ क्या, ये रिएक्शन, मैग्नीशियम जिसे हम Mg बोलते हैं, उसको हमने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, उसके साथ वो मिला, जला, उसका बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो रिबन जला, वाइट आग आई उसके अंदर से, और उसके बदले में हमें रिजल्ट में मिला ऐश, चूरा मिला। तो ये जो ऐश है ये मैग्नीशियम रिबन तो है नहीं, और एक नया प्रोडक्ट भी बना जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। वो जो सामान हमें मिला उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये क्या है, एक केमिकल चेंज है, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट आ गया हम लोगों के पास जिसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, उसमें ऑक्सीजन भी तो मिली थी। अब आप क्या करिए, मान लीजिए ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर पानी डालें, उसको अच्छे से घोल दें पानी को,
तो उसका भी एक नया प्रोडक्ट आ जाएगा। वो वापस वो मैग्नीशियम की स्ट्रिप नहीं बनेगी। जो चूरा हमें मिला, अगर आप उसको पानी में घोलेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये एसिड है या बेस है। देखिए, अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में आप ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर आप रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि बी से ब्लू, बी से हमें पता चल जाएगा कि ये बेसिक है नेचर में। हो गया सिंपल। पहले आपने मैग्नीशियम की स्ट्रिप जलाई जिसकी वजह से आपको मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आपने पानी में डाला जिसे हम H2O बोलते हैं तो रिजल्ट आया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। नया प्रोडक्ट आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने टेस्ट ट्यूब ली, वैसे ही कंटेनर या बीकर लिया और आपको चाहिए कॉपर सल्फेट जिसे हम ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। तो आपने एक कंटेनर के अंदर 1 चम्मच डाल दिया कॉपर सल्फेट का, ब्लू कलर का विट्रियोल होता है, आधे कप पानी डाल दिया उसके अंदर, और तो कॉपर सल्फेट और पानी गया। इसके बाद क्या करना है, आपने छोटा सा एक ड्रॉपर लेकर उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप कर देना है। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और उसको ऐसे करके ड्रॉप कर देना है कुछ ड्रॉप्स। तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो ब्लू कलर का मिलेगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो गया। अब हम टेस्ट ट्यूब पे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक नई टेस्ट ट्यूब लेंगे। जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था उसका थोड़ा पार्ट एक नए बीकर के अंदर डाल देंगे, एक और कंटेनर के अंदर डाल देंगे। अब वो जो कंटेनर है उसके अंदर हम एक जंग लगा हुआ छोटा सा कील या फिर आप कह सकते हैं ब्लेड जिसको जंग लगा हुआ है वो उसके अंदर डाल देंगे और आधा घंटा से 1 घंटा वेट करेंगे। तो वो जो छोटे बीकर के अंदर हमने ब्लेड डाला था, आप ये देखेंगे कि उसके कलर में बदलाव हो रहा है। वो जो बीकर था जिसमें हमने सॉल्यूशन डाला था उसकी वजह से क्या हुआ, आयरन जो कील था उसके ऊपर एक लेयर आ गई। जो सॉल्यूशन था वो तो ग्रीन कलर का हो गया और जो आयरन था उसका एक नया प्रोडक्ट बन गया आयरन सल्फेट। क्योंकि वो सल्फेट वाला सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट था, अब वो आयरन के ऊपर चिपक गया तो वो बन गया आयरन सल्फेट। तो हुआ क्या, कॉपर सल्फेट के अंदर आपने आयरन डाला, 2 नए प्रोडक्ट्स मिले, कॉपर अलग हो गया और जो सल्फेट था वो आयरन के साथ चिपक गया, आयरन सल्फेट बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा पार्टिकल्स हो सकता है कॉपर का भी चिपका हो ब्लेड के ऊपर, शेविंग ब्लेड के ऊपर। तो ये जो 2 नए प्रोडक्ट्स बने हैं इसकी वजह से एक केमिकल चेंज आई। पहले एक सॉल्यूशन ने अपना रंग बदला, फिर उसके बाद जब हमने उसके अंदर आयरन रॉड डाला तो वो क्या हो गया, चेंज हो गया उसका कलर और नया एक रिएक्शन बन गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने 2 चम्मच सिरके के डाले और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दो, आपको ज़्ज़ की आवाज आएगी। वो जो ज़्ज़ की आवाज आ रही है उसके अंदर एक पाइप डाल के दूसरे बीकर के अंदर आपने पाइप कनेक्ट करनी है, आप देख सकते हैं। तो वो जो पाइप कनेक्ट की दूसरे बीकर के अंदर जा रही है, उस बीकर के अंदर या उस ग्लास के अंदर आपने रखा हुआ है लाइम वाटर। अब जब वो गैस जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब वो लाइम वाटर में जाके मिल जाएगी तो वो उसको मिल्की बना देगी, दूध जैसा बना देगी। कहने का मतलब ये कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें मिलती है जब विनेगर, जिसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, वो बेकिंग सोडा से मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, उसके साथ मिला देते हैं तो वो उस सॉल्यूशन को मिल्की बना देता है। तो प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, नए प्रोडक्ट्स, वाटर मिलता है और कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है जिसकी वजह से वो मिल्कनेस आती है। नए प्रोडक्ट्स बन गए। तो कहने का मतलब ये कि फॉर्म चेंज हुई, नए प्रोडक्ट्स मिले, नए सब्सटेंसेस मिले, तो ये हुआ है केमिकल चेंज। इसे हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसमें 2 चीजें आपस में इंटरैक्ट करें,
या मिले तो एक नया प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है। अब ये जो केमिकल चेंजेस हैं ये हमारी जिंदगी में होती रहती है। बहुत सारी नई चीजें बनती है, जैसे आयरन को आयरन ओर से अलग किया जाए तो बहुत सारा केमिकल चेंज होता है। जो रोज हम दवाइयाँ यूज करते हैं वो भी केमिकल प्रोडक्ट का ही एक नतीजा है। केमिकल रिएक्शन की वजह से दवाइयाँ बनती हैं, अलग अलग पदार्थ बनते हैं। जो हम प्लास्टिक यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, वो भी केमिकल रिएक्शन की वजह से बनते हैं। तो हम ये देखते हैं कि काफी सारी चीजें होती हैं जिसमें केमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, केमिकल रिएक्शंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमने ये देखा कि दो या दो से ज्यादा चीजें जब आप मिला देते हो तो एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसे हम केमिकल चेंज बोलते हैं। और क्या क्या होता है उसके अलावा, जो नया प्रोडक्ट बनता है उसके अलावा क्या क्या होता है? आवाज आ सकती है उस रिएक्शन में, हीट, गर्मी, लाइट या कोई और रेडिएशन आपको मिल सकती है जो कई बार बाहर चली जाती है या एब्जॉर्ब हो जाती है रिएक्शन में। आप ये कह सकते हैं स्मेल में बदलाव आता है, कई बार स्मेल आती है, कई बार नहीं आती। कलर में चेंज आता है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था, वो जो सोल्यूशन कैल्शियम कार्बोनेट का बना था वो मिल्की हो गया था। और नेक्स्ट, कई बार गैस भी बनती है, जैसे हमने विनेगर के अंदर जब थोड़ा सा पार्ट डाला था बेकिंग सोडा का तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। कुछ और एग्जाम्पल्स दे देती हूँ आपको केमिकल चेंज के। जैसे आप देखते हैं मैग्नीशियम रिबन जो जल रहा होता है, कोयला जल रहा होता है, लकड़ी जल रही होती है, पत्ते जल रहे होते हैं, ये सब केमिकल चेंज है। इनफैक्ट जब भी कोई चीज जल रही होती है वो एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज को आग लगाते हैं उसमें ऑक्सीजन का संपर्क होता है, हीट निकलती है, गर्मी निकलती है, लाइट निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है जब कोई चीज जलती है। दूसरी चीज, जब आप पटाखे चलाते हैं केमिकल चेंज होता है, हीट, लाइट, आवाज, गंदी गैसेस निकलती है जो प्रदूषण पैदा करती है। इसीलिए बोला जाता है पटाखे कम चलाया करो, हानिकारक होते हैं। तीसरा, जब खाना खराब हो जाता है, गंदी स्मेल आती है, केमिकल चेंज है। चौथा, आपने देखा होगा कई बार जब आप सेब या कोई फ्रूट काट के रखते हो तो उसका रंग बदल जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है अगर आप उसी समय उसे नहीं खाते। तो ये जो कलर बदल रहा है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं आलू का भी रंग बदल जाता है, ये भी एक नया प्रोडक्ट बन रहा है उसके ऊपर, क्योंकि वो हवा के संपर्क में आ रहा है। तो ये एक केमिकल चेंज है। एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या फर्क है। तो जो फिजिकल चेंज है उसके अंदर स्टेट में बदलाव होता है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कॉम्पोजिशन है चीज की, वो नहीं बदलती। केमिकल चेंज के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, जो कॉम्पोजिशन है, जो स्ट्रक्चर है, अंदर का ढांचा है किसी चीज का, उसमें बदलाव आता है। फिजिकल चेंज में जो चीजें बनती हैं वो नई नहीं होती, मतलब उसी चीज का दूसरा फॉर्म होती है। केमिकल जो चेंज है उसके अंदर नई चीजें बनती हैं। फिजिकल चेंज ज्यादातर रिवर्सिबल होती है, वापस बदली जा सकती है। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होती है, वापस लेकर आना उसे ओरिजिनल फॉर्म में मुश्किल होता है। अच्छा, आपने रस्टिंग सुना है? आयरन की जो होती है, कई बार दरवाजों के जो कुंडियां होती हैं उस पर जंग लग जाता है, आयरन की चीजों पे जंग लग जाता है जब उसको हवा टच करती है ज्यादा देर तक या उसका ऑक्सीजन के साथ संपर्क होता है तो रेडिश ब्राउन या ऑरेंज सा कलर आ जाता है आयरन के ऊपर। वो क्यों होता है? उसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। Fe आयरन का जो है फॉर्मूला है, उसके संपर्क में जब ऑक्सीजन आती है तो रिजल्ट में हमारे पास आ जाता है आयरन ऑक्साइड, क्योंकि उसके ऊपर जंग लग जाता है। तो क्या क्या कंडीशन है रस्टिंग ऑफ आयरन होने की? सबसे पहले आयरन संपर्क में आना चाहिए एटमॉस्फेयर के, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होनी चाहिए और थोड़ी सी नमी, चिपचिपापन, मॉइस्चर की वजह से ये तब्दील हो जाता है। कहने का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन का होना जरूरी नहीं है, पर जो मॉइस्चर होता है, चिपचिपापन, वो होना जरूरी है। अब इसका नुकसान क्या है कि हमारे घर में जितनी भी आयरन की चीजें हैं उन पे जंग लग जाता है धीरे धीरे, मतलब किसी काम की नहीं रहती।
सरफेस ऐसे खुरदुरा सा हो जाता है, खड्डे बन जाते हैं, छेद हो जाता है। हम तो आजकल आयरन का इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रिज बनाने में, शिप्स बनाने में, ट्रक बनाने में, गाड़ियां बनाने में, मशीनें बनाने में। तो अगर इस प्रोसेस को ना रोका गया तो हमारे तो बर्बाद हो जाएंगे हम लोग, पैसे बर्बाद हो जाएंगे हम लोग के। तो आयरन की रस्टिंग कैसे रोकी जाए? बेसिक प्रॉब्लम ये है कि आयरन जब पानी, थोड़ा सा पानी जो हवा में होता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर जंग लग जाता है। यही दो कंडीशन है। तो उसके ऊपर तेल लगा दो, ग्रीसिंग कर दो, वो रेगुलरली करते रहो, जंग नहीं लगेगा। दूसरा, पेंट लगा दो अरे यार उसके ऊपर, तो भी जंग नहीं लगेगा। तीसरा जो काम है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, उसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, जो आयरन है वो हवा और पानी के संपर्क में आते आते जंग लगवा लेता है अपने आप को। तो हम क्या करें, आयरन के ऊपर कोई ऐसी परत चढ़ा देते हैं जो हवा या पानी के संपर्क में आते आते अपने आप को जंग ना लगवाए। अब वो कौन सा मेटल हो सकता है जो नॉन रिएक्टिव हो, जो ये ना बोले अरे हवा आजा आजा, रिएक्ट करते हैं। तो वो जो हम यूज करते हैं उसको हम एल्युमिनियम या जिंक बोलते हैं। वो नॉन रिएक्टिव मेटल होते हैं, यानी हवा के संपर्क में, पानी के संपर्क में आके उनके ऊपर कोई असर नहीं होता जो आयरन के ऊपर होता है। तो जब हम उसके ऊपर, आयरन के ऊपर एल्युमिनियम या जिंक लगा देते हैं, उसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। लास्ट टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। नमक के क्रिस्टल्स देखें, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, चीनी के क्रिस्टल्स देखें, तो आपको पता है इवेपोरेशन के जरिए आप पानी, समुद्र से नमक हासिल कर सकते हैं। पर ये जो नमक है ये प्योर नहीं होता और इसके जो ढांचे होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको बड़ा बनाने के लिए पानी में घोल देते हैं, ठीक है। वो उसके बाद जो प्रोसेस होता है उससे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हम ले सकते हैं, उसके बड़े बड़े कोई भी शेप दे सकते हैं उसकी। जब उसको सुखाते उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। कहने का मतलब वो जो बड़े क्रिस्टल्स आते हैं प्योर सब्सटेंस के, जो पानी में घोल के मिलता है हमें, उसे हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और ये फिजिकल चेंज है क्योंकि छोटे ढांचे से आपने बड़े ढांचे में उसे चेंज किया है। अब एक एग्जाम्पल देती हूँ जल्दी से। मान लीजिए आपने एक कंटेनर, बीकर के अंदर पानी लिया 200 ml और उसके अंदर थोड़े से बूंदे डाल दीजिए सल्फ्यूरिक एसिड की। पानी को गर्म करना शुरू करो। जैसे ही पानी उबलना शुरू होता है, जिसके अंदर आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, उसके अंदर आप डाल दो कॉपर सल्फेट। छोटे छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। घोलते रहो घोलते रहो घोलते रहो जब तक उसकी क्षमता नहीं खत्म हो जाती कि भाई बस कर, और कॉपर सल्फेट मत मिला मेरे में नहीं इतनी क्षमता इसे घोलने की। तब तक उसको घोलते रहो घोलते रहो घोलते रहो। फाइनली उसको ठंडा करने रख दो और उसको जब आप फिल्टर करोगे छन्नी के साथ, एक फिल्टर पेपर भी होता है साइंस की लेबोरेटरीज में, ठंडा होने के बाद जब फिल्टर पेपर में डालोगे तो आप देख के हैरान होगे कि वो जो हमने कॉपर सल्फेट डाला था उसके अंदर, उसके वापस से ढांचे जो हैं वो क्रिस्टल्स मिल रहे हैं आपको। तो वापस शेप जो है उसकी चेंज हुई। पहले वो सोल्यूशन में घुल गया था, सुखाया तो वापस से हमें सॉलिड स्टेट में मिल गया, क्रिस्टल फॉर्म में। तो इसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, ये था आज का चैप्टर। पर जाने से पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। पहला, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई एक केमिकल चेंज का मुझे एग्जाम्पल दो। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, फॉर्मूला जरूर याद करिए केमिकल रिएक्शन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।